हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं हम कि आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए, तो हम लोग कल का एक सेट देखे थे PYQ का। आज जो सेट है, सेट नंबर 2, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ध्यान देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मतलब कह रहा है कि जो ये ऑप्शन दिया गया है उसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, उसका आपको छांटना है। ठीक है, पहला ऑप्शन कर देगा द्रव के कणों के बीच एक प्रबल एक बल कार्य करता है। तो आप जानते हैं कि द्रव या पदार्थ को क्या उसके बीच आकर्षण बल काम करता है, तभी ही पदार्थ क्या होते हैं, तीन अवस्था ठोस द्रव गैस में पाए जाते हैं। तो सही है, अंतराल में आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि द्रव के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है, मतलब उनके बीच बंधन को बना रखता है। तो ये बात सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है, चाहे द्रव किसी भी प्रकार का हो। ये आपका गलत है। मतलब कि द्रव किसी भी प्रकार का हो, सामर्थ्य में शक्ति कैसे में जो बल होगा कैसे बराबर होगा। अगर अब देखते हुए करते हैं कि जो बल होता है उसमें अधिक बल लगेगा तो ठोस होगा, मतलब कण के बीच अधिक बल होता है तो ठोस होता है, उससे कम होता है तो द्रव होता है, और उससे कम होता है तो क्या होता है, आपका गैस होता है। इसका आंसर क्या आपका ऑप्शन सी है, क्या है आपका, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी का क्या कह रहा है आपसे, ऑप्शन डी कह रहा है कि द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग होता है। ये बात आपका सही है। आपका गलत क्या है, गलत सी हो जाएगा। आपको गलत ही ढूंढना है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी टिक करके आप आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे। अब देखिए क्वेश्चन 2 जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि गलत युग्म का चयन कीजिए। क्या गलत युग्म का चयन कीजिए, आपसे कह रहा है। पहला ऑप्शन है कि छोटे मांसाहारी तृतीय पोषी स्तर में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर में आते हैं, स्वपोषी प्रथम पोषण स्तर में आते हैं, और क्या जीवाणु चतुर्थ पोषी स्तर में आता है। आप ऐसे पढ़े होंगे, जैसे त्रिभुज वाला आपको दिया रहता है 10th क्लास 10th पर्यावरण में दिया हुआ, इस तरह से वो क्या स्तर बनाया रहता है। तो पहला में कौन आता है, तो पहला में आपका स्वपोषी आता है। उसके बाद क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता आता है। उसके बाद क्या आते हैं आपका छोटे मांसाहारी आते हैं। उसके बाद क्या आते हैं, बड़े मांसाहारी आते हैं। तो देखिए, तो यहाँ ये प्रथम हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो आपका ये देखिए, ये सही है और ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन जो चतुर्थ होता है ना, चतुर्थ, इसमें आपका बाघ, शेर, व्हेल, मछली, मनुष्य आते हैं। आपको दे दिया है जीवाणु, जीवाणु आप घटक में आते हैं, इसलिए इसका आंसर आपका क्या जो गलत है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है, गलत है। आपको गलत ही चूज करना है, इसलिए आपका आंसर नंबर हो जाएगा क्या, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे। अब देखिए, जो क्वेश्चन 3 जो है ये आपका ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 मीटर लंबे एक तार लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध R ओम है। 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा। अगर 10 है तो आपका R है। ठीक है, तो अगर 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो R/10 हो जाएगा। अगर 5 पूछ रहा है तो 5 क्या हो जाएगा, तो R, यहाँ पे हटा देते हैं इसको, क्या हो जाएगा R/10 गुने 5। तो 5 से कट जाएगा, कितना जाएगा 2 बार में, यानी कि 0.5 ओम आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप एक एक नियम से बना सकते हैं या डायरेक्ट अपने मन से भी निकाल सकते हैं इसको, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है क्लास 10th के NCERT में दिया हुआ है। क्या क्लास 10th के NCERT में कहा हुआ है, दिया हुआ है, एक चित्र बनाया गया वहाँ दिया हुआ है। कह रहा है कि कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से किस धातु का अपघटन या उसी का कहते हैं अपघटन का उपयोग करते हैं। तो क्या होता है इसका उपयोग हम करते हैं, तो हम लोग करते हैं कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। क्या कॉपर सल्फेट CuSO4 का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, इसको बर्तन में लेते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। एक आपका कैथोड होता है, एक एनोड होता है। तो क्या होगा, जो कॉपर होगा आपका कैथोड पर जाएगा, CuSO4 का हो जाएगा एनोड पर जाएगा। इससे आपका क्या होगा, कॉपर मतलब कॉपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लास 10th में दिया हुआ है। आपका क्लास जो आप पढ़ेंगे धातु उसमें आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, जो धातु में नहीं होता है उसको छांटने वाला, जैसे कि भर्जन, निष्कासन, उसमें आपको दिया हुआ है ये सब, निस्तारण सब उसमें वहाँ दिया हुआ है इसका, वहाँ एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है चित्र बनाकर वहाँ पे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, आप देखिए ये भी क्वेश्चन आपका आसान है। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है आपका, 5 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपारमाणविक कणों को दर्शाता है। जब थॉमसन ने परमाणु मॉडल बताया था तो उस समय केवल वही बताया था कि केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं
और क्या क्या आपको ये जो अपारमाणिक कण किसको बताया था, केवल इलेक्ट्रॉन को बताया था, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब हुए, लेकिन थॉमसन के अनुसार पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होगा आपका, केवल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, केवल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, आइए क्वेश्चन 6 पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 कह रहा है कि अमाशय भित्ति, ठीक है, क्या कह रहा है आपका, अमाशय भित्ति स्थित जठर ग्रंथियाँ निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पेट से निकलता है, अमाशय से निकलता है, पेप्सिन भी निकलता है और श्लेष्मा भी निकलता है, लेकिन जो लार है ये आपका मुंह में जो ग्रंथियाँ पाई जाती है उससे निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपको डी नंबर हो जाएगा। कारण स्राव नहीं होता है, तो आपका स्राव मुंह में जो ग्रंथियाँ पाई जाती है उससे होता है, इसलिए इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, डी नंबर। ये आपका यहाँ अमाशय भित्ति से कह रहा है इसलिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, आइए क्वेश्चन 7 कह रहा है आपसे, ये क्वेश्चन देखिए आसान क्वेश्चन है, ये भी कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है, मतलब इसमें कौन आपका समांगी मिश्रण नहीं है, मतलब विषमांगी को पूछ रहा है, यहाँ नहीं पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, जल में चीनी ये आपका समांगी है, जल में घुला हुआ लवण मतलब नमक समांगी है। कह रहा है कॉपर सल्फेट का चूर्ण ये भी आपका समांगी है, लेकिन आपसे कह रहा है क्या समांगी नहीं है, इसलिए इसका आपका आंसर नंबर क्या होगा, इसका आंसर आपको सी नंबर होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर सी होगा ये। ठीक है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, आपसे कह रहा है कौन नहीं है। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन, आपको क्लियर हो गया होगा, आप पढ़ करते हैं कि तेल नहीं घुलता है पानी में, तब का ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, अब देखिए ये भी आपका क्लास 10th में ही दिया हुआ है, 10th में ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपका क्या होता है तापमान, आप पढ़े होंगे घोघा वाला, क्लास 10th में दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घोघा वाला आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तब जो घोघा होता है उसका जो लिंग निर्धारण की मादा है कि नर है, वो आपका तापमान पर निर्भर करता है, जिस तरह का तापमान होगा उस तरह उसका कैटेगरी आपका बन जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, आपका क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गलत कथन का चयन के लिए क्या, कि गलत कथन को आपको पहचानना है। ठीक है, क्या कह रहा है, गलत कथन का पहचान करिए। कह रहा है नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है, तो ये बात सही है। अब क्लास 10 का चैप्टर जो है जनन वाला वहाँ से पूछा गया है। अगर नर युग्मक कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होती है, भी सही है। क्वेश्चन ऑप्शन डी का निषेचन से हमें युग्मज प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो आपका सी नंबर लिखा है कि मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित होते हैं, तो नहीं, ये तब किसी पुष्प का शीर्ष भाग होता है ना वर्तिकाग्र, और वर्तिका बीच वाला भाग होता है, ये मादा युग्मक नहीं, मादा युग्मक इसमें उपस्थित नहीं होते हैं। ऑप्शन यही गलत है, इसको ध्यान रखिएगा। आप जाके चित्र जो है क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़े होंगे जहाँ फूल का चित्र बनाकर पढ़े होंगे, वहाँ पे पढ़े होंगे, तो यहाँ पे क्या मादा युग्मक उसमें थोड़ा होता है, स्त्रीकेसर में मादा युग्मक आते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए जो क्वेश्चन 10 है ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो गलत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, कह रहा है जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण की वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि जहाँ वस्तु रखे हैं वहीं नीचे उतना ही दूरी पर, अब देखिए आप समझिएगा, आप जानते होंगे क्या, आप पढ़े होंगे कि आपका क्या है, ये आपका क्या है उत्तल दर्पण है, जो बाहर से रंगा रहता है अंदर से परावर्तन करता है। ठीक है, अब देखिए जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखते हैं ना तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, आपको वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, वक्रता केंद्र पर बनता है। अब देखिए आपसे आवर्धन पूछ रहा है, तो देखिए प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी बराबर हो जाएगा, तो आप जानते हैं, तो यहाँ पे वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, तो वस्तु दूरी जाएगा -20। अब प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे उधर प्रतिबिंब बन रहा है जिधर वस्तु है, तो क्या हो जाएगा -20, इसी का भी हो जाएगा। और आप जानते हैं कि फार्मूला होता है आवर्धन बराबर m बराबर, रंग चेंज करते हैं इसका, फार्मूला होता है m बराबर -v/u। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस काट दीजिए कि यहाँ रखिएगा तो, लेकिन एक तो माइनस बच जाएगा ना आपको, यहाँ पे 20/20 करेंगे तो कट जाएगा, लेकिन ये माइनस रह जाएगा, और यहाँ वाला जो माइनस है इसको यहीं पे काट दिए, दोनों मान ली बाटा यहाँ लिखे हुए काटे वही बात एक बराबर है। देखिए क्या होगा, तो -20/20 कट गया तो क्या होगा -1 बच गया।
क्या हो गया आपका -1 है, पर क्या हो जाएगा आवर्धन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर दर्पण का आवर्धन का फार्मूला होता है तो m बराबर -v/u, और आपका लेंस का फार्मूला होगा तो m बराबर केवल v/u हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है आपसे। अब देखिए ये जो कह रहा है ये आपका क्लास 10th में ही है, जो चैप्टर आपका रासायनिक अभिक्रिया वाला है उसी में दिया हुआ है। कह रहा है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराने से किसका निर्माण होता है। मतलब कि अगर आप शुष्क बुझा हुआ चूना है वो क्या करेगा, उसको अभिक्रिया कराइएगा क्लोरीन से, तो क्या बनेगा, तो विरंजक चूर्ण बनेगा। क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे आपका समीकरण नहीं दिया, समीकरण ही पूछ लेता है, वहाँ पे आपको भरने के लिए यहाँ नाम लिखा हुआ है ना सूत्र का, क्या करेगा सूत्र लिख देगा, उस सब उस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लास 10th का आपको साइंस बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है आपसे। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक या गति का उपयोग नहीं करता है। अब देखिए मतलब इसमें धारा बहने पर कौन गति नहीं करता है उसके बारे में पूछ रहा है। अब देखिए जब आप धारा डालते हैं तो पंखा चलता है, तो इसमें गति का प्रयोग तो होता ही है। और देखिए मोटर में गति का प्रयोग होता है, जनरेटर में भी गति का प्रयोग होता है, लेकिन जब का हीटर होता है ना उसमें कोई चीज़ चलने वाला नहीं होता है, इसलिए इसका आप जो ऑप्शन पूछा है उसके अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर, जो यहाँ पे कह रहा है कि गति का उपयोग नहीं करता, तो किसमें गति का उपयोग नहीं होता है, धारावाही मतलब धारा प्रवाहित करके। ठीक है, आप ये भी जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 12 क्या कर रहा है, अब देखिए बार बार जो क्लिक करने पर कट जा रहा है। आइए क्वेश्चन कह रहा है 12 आपको से कह रहा है कि जब हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो अचानक क्या होता है, अचानक बस रुकने पर हमें आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा कारण क्या है। मतलब कि जब बस एक बाइक रोकता है तो हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है हमारे शरीर का जड़त्व। अगर यहाँ नहीं लिखा रहता था क्या, न्यूटन गति का प्रथम नियम या जड़त्व का जो नियम है उसको लिखा रहेगा यहाँ पे, तो इसके अनुसार जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार क्या हो जाएगा, हमारे शरीर के जड़त्व के कारण। क्या, हमारे शरीर के जड़त्व के कारण, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए कह रहा है ना कि देखिए आपका एनसीईआरटी में डिटो लिखा हुआ है। क्या, ये जो है एनसीईआरटी में आपको डिटो लिखा हुआ है। कह क्या रहा है आपसे, कह रहा है कि फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। किस पादप हार्मोन की क्या होती है, उच्च सांद्रता होती है। ताकि आपको लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उसका आंसर होगा साइटोकाइनिन। मतलब कि बीजों और फलों में अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, तो आपका पाया जाता है साइटोकाइनिन। अब देखिए अब जान लेते हैं ऑक्सिन के बारे में। आपका विरोधी हार्मोन है, जिबरेलिन भी क्या है, विरोधी हार्मोन है। लेकिन जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या है, आपका वृद्धि रोधक हार्मोन है। क्या है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। आपसे लिखता है एथिलीन क्या है, तो फल पकाने में उपयोग होता है। ठीक है, इसको आपको क्लियर कर लेना पड़ेगा। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 14 तो हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 15 कह रहा है कि मोटर, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से मारना है, ठीक नहीं तो गलती हो जाएगा। कह रहा है कि मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है। तो एकांक समय कह दिया, मतलब यहाँ वही दर वाला बात कह रहा है। आप पढ़े होंगे कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग शक्ति। क्या कहते हैं, शक्ति। ठीक है, अगर आपसे कह देगा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्या, हम लोग ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ समय आ गया, मतलब दर या समय बात एक ही है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शक्ति इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है आपसे। अब देखिए क्वेश्चन 16 जो है ना ये भी आपका आसान ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रकाश चलता है तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो किस कारण से बनता है। ये कह रहा है जब किसी अपारदर्शी वस्तु का प्रकाश आपतित होती है तो हमें उस वस्तु की ज्यामितीय छाया देखते हैं, ऐसा कारण क्या है। अब देखिए छाया का बात क्या है, छाया क्या कहता है, किसी वस्तु को हम लोग किस कारण से देखते हैं, तो आपका प्रकाश का परावर्तन होता है। लेकिन कह रहा है कि उसको छाया को देख रहे हैं तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसलिए उस वस्तु को मतलब क्या, उस वस्तु की हम लोग छाया को जो भी जिस तरह का जो वस्तु होगा उस तरह का उसका छाया बनेगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर का, इसका आंसर आपको डी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तो हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन कह रहा है आपसे
कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होता है। मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और वस्तु क्या मुक्त पतन से गिर रही है, मतलब कोई बल नहीं लग रहा है, तो क्या होगा। तो ऑप्शन सुनिए, कह रहा है वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान थोड़े बढ़ता है। कह रहा है वस्तु का विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है, हाँ वेग बढ़ जाता है। कह रहा है विशाल वस्तु का वेग घटता है, वेग कहाँ घटता है जी। कह रहा है वस्तु का द्रव्यमान घटता है, भी नहीं घटता है। ऑप्शन क्या कर रहा था कि मुक्त पतन से क्या होता है, तो आपका आंसर होगा बी नंबर, क्या आपका विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है आपसे, देखिए ध्यान से। अब देखिए क्वेश्चन इसमें कह रहा है इसको संतुलित करिए। ठीक है, संतुलित करना है, कहिए संतुलित करेंगे इसको। अब आइए, अब ऑप्शन में आइए, ऑप्शन में चेक करिए। देखिए यहाँ Al2 मतलब एल्युमिनियम 2 गो है, यहाँ कितना है 2 गो है, सही है। देखिए यहाँ पे Ba का गो है, Ba 3 गो है, देखिए यहाँ भी 3 गो है। SO4 कितना हो गया, तो SO4 आपका 4 गो 3 गो हो गया। देखिए आपका SO4 होल्ट वाइज 3, यहाँ भी 3 गो है। Cl2 यहाँ 6 गो हो गया, 3 दूना 6 हो गया। देखिए यहाँ Cl 6 हो गया, यहाँ देखिए Cl3 6 हो जाएगा, Cl यहाँ 3 गो का 6। आपका ऑप्शन जो यही है, यही आपका संतुलित है। हीट एंड ट्रायल मेथड लगाइए और आंसर मारिए, आगे जाइए। ठीक है, और चेक साथ में चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 2Al है, यहाँ भी 2Al, देखिए यहाँ पे 4 गो हो जा रहा है, तो यहाँ 2 गो हो रहा है, तो ये गलत है। यहाँ पे क्या Al2, यहाँ देखिए 3 गो है Al, यहाँ पे 2 गो है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए यहाँ Ba 2 गो है, यहाँ 3 गो है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही क्या है आपका, सही है ए नंबर। ठीक है, आते हैं अब आज के क्वेश्चन नंबर लास्ट। 19 क्वेश्चन ही पूछा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड द्वारा गलत था तो उसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, बोर्ड द्वारा क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, आइए तो कह रहे हैं एल्कीन का समान सूत्र क्या है। इसी को एल्कीन लिखिए, एल्कीन या इस तरह लिखिए। तो एल्कीन का फार्मूला क्या होता है जानते हैं, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n-2। ये तो किसी का फार्मूला होता नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें आपका ये हो जाएगा, किसका, ये हो जाएगा आपका एल्कीन का फार्मूला। और एल्केन कहेगा तो CnH2n माइनस क्या, CnH2n+2। अगर एल्काइन कहेगा तो आपको CnH2n-2 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपसे एल्केन कहता है तो CnH2n+2, अगर एल्कीन कहा तो CnH2n, और एल्काइन कहता है तो CnH2n-2। अगर एल्कील कहा, लॉ आ गया लास्ट में, तब का CnH2n+1 होता है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, तो आज के क्वेश्चन इतना ही था, इतना ही क्वेश्चन आज के सेट में हम लोग थे। 19 क्वेश्चन नहीं मिला, एक क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा, जो गलत था। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ, जो सेट नंबर आपका 3 होगा। और ऐसे आपका इस वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास, और अपने इस जो भी आपका आप तैयारी किए हैं, आपकी तैयारी को आंक सकते हैं कि मतलब कितना मेरा सही हो रहा है, कितना मेरा तैयारी है और क्या नहीं बन रहा है, उसको आप रिवीजन करते रहिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।